आइए आपको मिलाते हैं नीतू पांडे क्रांति से। नीतू जी नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल कि वो सीरियल्स और चैनल जहां पे आपने जो भी लिरिक्स जो आपने लिखे हैं उनसे हमें जो है एंटरटेन किया है, दर्शकों को एंटरटेन किया है, उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। जी बहुत बहुत नमस्कार। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे गाने किए हैं, लिरिक्स जो है, और स्क्रीन राइटिंग भी की है थोड़ी बहुत। और जहाँ तक सवाल है मेरे गानों का, एल्बम का, स्टार्टिंग एल्बम से किया था मैंने, जिसमें सबसे पहला गाना जो मेरा था वो भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने किया था, जहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई। हे अंतर्यामी उनका एक भजन एल्बम था, उसमें उन्होंने मेरा गाना किया था। उसके बाद में धीरे धीरे मतलब कुछ डबिंग फिल्में भी की मैंने, और एल्बम बहुत सारे मतलब आए, उनमें से एक मौला तू ही तू मिले, एक जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे प्रशांत समाधार जी, उनके साथ में किया। और उसके बाद में फिर आशा भोसले जी ने भी मेरा गाना गाया, गणपति बप्पा मौर्या करके गाना है, नितिन शंकर जी उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो ये सब मतलब एल्बम वगैरह के लिए काम चलता गया मेरा। और उसके बाद में मेरा ज्यादातर काम शुरू हुआ तब से जब मैंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया। टीवी सीरियल्स में सबसे पहला मेरा शो था सिया के राम, जो स्टार प्लस पे आता था, सिया के राम। और सिया के राम में मैंने सीएल सैनी जी को पहले असिस्ट करने में गई थी। लेकिन तो सिया के राम से मैं पूछना चाहूंगा कि सिया का राम जो सीरियल है, ऑफ कोर्स वो रामायण से आधारित है, और उसको देखते हुए क्या आपने उसमें जो लिरिक्स लिखे वो कौन से जो भजन थे जिनके लिए आपने लिरिक्स लिखे, थोड़ा सा बताइए ताकि वो जो यादें हैं, जो लोग उसे बैठ के देख रहे हैं या देखते हैं, उनकी यादें ताजा हो जाएंगी। सबसे पहले क्या था कि सिया के राम में मैं सीएल सैनी जी को असिस्ट करने गई थी वहां पे। तो सर सीन बना रहे थे, तो वहां पे एक चौपाई की जरूरत थी। तो क्या होता है, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, जिनमें चौपाई, दोहे, छंद ये सब होते हैं। तो चूंकि मैं भी अयोध्या साइड से हूँ, तो मेरा मतलब हिंदी काफी अच्छा है, तो चौपाई वगैरह लिखना मुझे ठीक ठाक आता है। तो ये तो मैं आपकी बातें सुन के तो मेरे को रामायण की जो वो है, वो एकदम रामानंद सागर की जो रामायण थी, जो कि बहुत बेहतरीन मानी जाती है, उसकी यादें ताजा होगी। और आजकल आप जानते हो स्टार प्लस पे दोबारा रिपीट भी हो रही है। yes. तो आपको कैसा लग रहा है वो रिपीटेशन देख करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक्चुअली मेरा लिखने का यही था मेन, जब मुझे सिया के राम मिला तो मुझे यही लगा कि मेरा सपना पूरा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, और कौन से सीरियल्स हैं और कौन से चैनल के ब्रांड नेम है, क्योंकि सब लोग वो जानना चाहेंगे, क्योंकि ताकि जो चेहरा स्क्रीन के पीछे रहता है और उसे आगे देखकर लोग ये जानना चाहेंगे कि कहाँ उन्होंने आपके गानों को सुना है, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बात होगी जो दर्शक है हमारे। जी देखिए अभी उसके बाद में क्या है कि मैंने एंड टीवी के लिए एक शो आया था, परम अवतार श्री कृष्णा। तो परम अवतार श्री कृष्णा के भी सभी गीत, जितने भी मतलब गीत हैं, करीब 650-700 एपिसोड हुए थे, वो मैंने लिखे। फिर विक्रम बेताल था, एंड टीवी पर ही था। और उसके बाद में फिर सिया के राम के बाद फिर से मुझे एक और रामायण मिला लिखने को, जो था राम सिया के लव कुश, जो अभी कलर्स पे आता था। तो उसके भी मेरा हृदय तुम हो श्वास तुम ही बहुत हिट गाना हुआ, जो सबको मतलब बहुत पसंद आया। तो आप गाती भी हैं या मतलब सिर्फ लिखने में ही? अगर गाती हैं तो थोड़ा सा गुनगुना के भी बता दीजिए। नहीं, मैं गाती नहीं हूँ क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ। हाँ, मैं कवियत्री हूँ। तो मैं क्या होता है, कभी कभी जैसे मुशायरे या कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठी में मैं जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं अपनी गजलों को, अपनी कविताओं को थोड़ा सा लयबद्ध करके मतलब पढ़ती हूँ। तो जो उसके बाद जो अगला सवाल है कि जो जैसे आपने अभी जो सीरियल्स के नाम लिए हैं, और कौन कौन से सीरियल्स ऐसे हैं जिनसे आपको अपना जो लिरिक्स जो आपने लिखे हैं, जिनमें आपको खुद अच्छा लगा लिख करके कि हाँ ये मेरे दिल के करीब है? उनमें था एक शो है राधा कृष्णा। राधा कृष्णा मुझे मेरा फेवरेट शो है। और राधा कृष्णा के गीत लिख के मुझे एक होता है कि आंतरिक सुख मिलना, तो आंतरिक सुख मिला क्योंकि उसमें एक गाना है प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टोह, जिसे कृष्णा जी ने गाया हुआ है, जितेश पांचाल जी का म्यूजिक है। तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं अक्सर उस गाने को सुनती रहती हूँ। उसमें एक गाना और भी है, श्याम में है राधा या राधा में है श्याम, लगे एक देह दूजो श्वास हो अविराम। तो
ऐसे भी गाने हैं उसमें। फिर रामसिया के लोकुश का मेरा हृदय तुम हो श्वास तुम ही। तो राधा कृष्णा वाला जो सीरियल है वो कौन से चैनल पे आता है? राधा कृष्णा का स्टार भारत पे है, और स्टार भारत पे मेरा एक शो और भी है जिसका टाइटल मैंने किया था जग जननी माँ वैष्णो देवी, संसार का संचार है वैष्णो माता करके, जिसका म्यूजिक दिया था इंदर बावरा सनी बावरा जी ने, और लिरिक्स मैंने लिखा था, लिरिक्स गाया था मधुश्री जी ने, और रश्मि शर्मा प्रोडक्शन है। तो आपको जब आप टीवी चैनल्स के लिए लिखती हैं, आपने काफी सारे चैनल्स के लिए, तो मजा किस में आया आपको? बॉलीवुड के लिए लिखने में आया जो लिरिक्स लिखे, या फिर जो टीवी चैनल लिखा? मतलब दोनों का स्तर अलग अलग माना जाता है, तो आपको क्या मतलब किस में मजा आया और क्यों? देखिए क्या है कि फिल्म का तो हर किसी को सपना होता है कि हम फिल्म के लिए लिखें। मैंने भी फिल्म के लिए लिखा, तो फिल्म कुछ ज्यादा ही आपको फेमस कर देती है, लेकिन जो हमेशा आपको काम मिलता रहता है वो टीवी इंडस्ट्री है। तो टीवी में सीरियल्स में लिख के मुझे ये लगा कि मैं रोज का रोज काम कर रही हूँ, क्योंकि इतने सारे एपिसोड्स होते हैं उसके, और कोई 1-2 दिन चलने वाला एपिसोड होता नहीं है। फिल्म क्या है, आपका 2 से ढाई घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन जो हमारा टीवी सीरियल है वो हर दिन आपको आधे घंटे 1 घंटे दिखाता है। आपका कहने का मतलब है कि फिल्में विख्यात होने के लिए और टीवी सीरियल्स जो हैं वो काम होने के लिए, नो डाउट विख्यात तो उससे भी होते हैं, पर फिल्में ज्यादा विख्यात कर देती हैं। जी बिल्कुल सही समझा आपने, मतलब इतना तेज हो गए हैं आप तो इसका मतलब कि टीवी सीरियल्स ने आपको एक बेहतर लिरिक्स राइटर बना दिया फिल्मों के हिसाब से। जी बिल्कुल मैं यही मानती हूँ, क्योंकि इतने सारे शोज आए मेरे, जैसे पोरस का टाइटल भी मैंने किया था, और उसके और भी जितने भी गाने थे, महाकाली शो आया था। तो वही होता है सीरियल में, क्योंकि टाइम नहीं होता है किसी के पास। तो मुझे जैसे नंदी सर है जो पोरस के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने परमावतार कृष्णा का म्यूजिक किया, तो इन सब के फोन आते हैं, नहीं तू जल्दी से भेज दो गाने। जितेश पांचाल जी हैं वो भी ऐसे हैं, बोलते हैं भाई तुम तो कर सकती हो और तो किसी पे भरोसा नहीं है। तो मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब आपको जल्दी लिखना है, अच्छा लिखना है, तो वो मुझे सीरियल ने सिखा दिया। तो इस थॉट प्रोसेस को जल्दी लिखना है, अच्छा लिखना है, इसके लिए आप, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू कमर्स भी जानना चाहेंगे, उसके लिए पढ़ना ज्यादा पड़ता है, या सोच को ब्रॉड करना पड़ता है, या क्या ऐसा करना पड़ता है? देखिए पढ़ना क्या है कि हम जो चीजें हमारे सामने आती है ना लिखने के लिए, हमें वो किताबों में नहीं मिलती हैं, हमें उसका टेक्निक जरूर किताबों में मिल जाता है। जैसे हम कोई भी नॉवेल पढ़ें किसी की, क्योंकि उसमें हर राइटर की अपनी सोच होती है, उसको हम अपने ऊपर कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी आपको किसी डायरेक्टर ने फोन किया कि ये है टॉपिक, तो उसको एग्जाम्पल से हमें समझाइए, जैसे आप कह रही हैं। जी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो भाषा शैली है उसका ज्ञान होता है, और जब हमें कुछ लिखना होता है, जब हमें कोई टॉपिक दी जाती है, तो उसके लिए क्या है कि हमको सबसे पहले तो अपने दिमाग में उस कैरेक्टर को बिठाना पड़ता है। कि जैसे हमें मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि रामसिया के लोकुश में मैंने लिखा, या फिर पोरस के लिए मैंने लिखा कि पोरस कौन था, तो सबसे पहले मैंने पोरस के बारे में जानना चाहा। ये आया मुझे लिखने को कि पोरस का थीम सॉन्ग लिखना है, तो मैंने सबसे पहले पोरस के बारे में जानना चाहा, पोरस कौन है, क्या था उस टाइम पे, और हमारे शो का जो हीरो है वो किस तरीके से उसमें उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो उस हिसाब से फिर मैंने उसको सोचा, और फिर हमारा जो शो था कि मतलब जिस तरीके से मुझे ब्रीफ किया गया था, तो उस हिसाब से फिर मैंने लिखा कि पोरस जो है, पोरस का मैं थीम 2 लाइन याद आ रहा है मुझे कि धरती का श्रृंगार न छूटे, मिटे न नभ की लाली, जिस भारत के गौरव की पूर्ण राज्य करे रखवाली। तो ये मतलब सोचना पड़ता है अपने आप में कि हम जिस कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं वो अपने आप में क्या है, उस हिसाब से हमको उसके हिसाब से सोच के उसके बाद में लिखना पड़ता है, और ये भी एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है कि तो पर जैसे आपको ब्रीफिंग कैसे मिलती है, क्या ब्रीफ देते हैं? मान लो आपको बोला कि 2-3 मिनट में जो है वो नीतू लिख लेगी गाना, तो नीतू जो है ऐसा क्या करती है ब्रीफिंग सुनने के बाद कि वो 2-3 मिनट में लिखा जाता है? देखिए उसके लिए तो सीन समझाया जाता है पहले अच्छे से कि भाई हमारा ये कैरेक्टर है, ये सीन चल रहा है, ऐसे ऐसे पूरा स्क्रीन प्ले हमको ब्रीफ होता है, या फिर हमें लिख के भेज दिया जाए, क्योंकि आजकल टाइम सबके पास कम है, तो लोग बात करने के बजाय उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं, या फिर पूरा का पूरा एपिसोड भेज देते हैं। जैसे परमावतार कृष्णा जब मैं लिखती थी तो मेरे पास पूरा एपिसोड आता था, तो पूरे एपिसोड में कहाँ कहाँ पे लिरिक्स यूज होने हैं, कहाँ कहाँ पे लिखना है, तो वो चीजें उसमें लिखी होती थी। CL सैनी सर बहुत अच्छे स्क्रीन राइटर है, तो वो वहाँ पे मेंशन करते थे कि आपकी बात से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने शायद
माइथोलॉजिकल जो है वो ज्यादा किए हैं, जो लिरिक्स जिन शोज के लिए लिखे हैं वो माइथोलॉजिकल शोज लग रहे हैं, तो क्या आपने उसके बियॉन्ड भी किया या आप शायद माइथोलॉजिकल के लिए बनी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई टैग नहीं लगा है मुझ पे कि मैं मैथोलॉजिकल ज्यादा करती हूँ। ये अलग बात है कि मुझे मैथोलॉजिकल शोज ज्यादा मिले हैं अब तक, उसके ये डिमांड रही है डिमांड ही मान लीजिए, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं तो लोग सोचते हैं अच्छा इसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि मैंने तो हॉरर फिल्मों के लिए भी गाने लिखे हैं और हर तरीके के गाने लिखे हैं, इंग्लिश फिल्मों के लिए भी लिखे हैं, तो उर्दू गज़लें भी मैं लिखती हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं सिर्फ मैथोलॉजिकल ही लिख सकती हूँ, लेकिन हिस्टोरिकल मैथोलॉजिकल अब तक जो मेरे शोज मिले हैं उनमें से एक शक्ति आता है कलर्स पे, ये थोड़ा डिफरेंट था मेरे लिए। अब मैं बात करता हूँ जो है अब शक्ति सीरियल के बाद, अब सीरियल्स के बाद जैसा आपने बोला, इसके बाद बात करता हूँ बॉलीवुड की तरफ। अब बॉलीवुड में जो फिल्मों के काम किए हैं आपने, जिनके लिए आपने लिरिक्स लिखे हैं, वो कौन कौन सी फिल्म हैं और क्या है उनके डायरेक्टर्स के नाम? क्यों खामोश है जुबा, हाले दिल करो बया, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर प्रवीण मनोज सर हैं, जो हमारे घर के आसपास ही रहते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। कौन सी फिल्म का क्या नाम था इस फिल्म का नाम था भूत वाली लव स्टोरी। तो उसकी जो डायरेक्टर है शांतनु अनंत तांबे सर, तो हमारी बिल्डिंग के चेयरमैन भी पहले वही थे। और क्या उनमें एक्टर्स कौन कौन से थे, कुछ बताना चाहेंगे? एक्टर सब थे जो न्यू कमर्स ही थे, उसमें से एक्ट्रेस का नाम याद आ रहा है मुझे, कंचन अवस्थी, और एक्टर का नाम तो याद नहीं आ रहा है मुझे। डायरेक्टर आनंद तांबे सर थे, और फिर उसके बाद में उन्हीं की एक और फिल्म आई थी गन वाली दुल्हनिया, उसमें भी कंचन अवस्थी थी, और उसमें भी मेरा गाना था, गाने का बोल देखिए मैं फिर से भूल गई। कोई बात नहीं, वो तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं, क्योंकि लिखते लिखते इंसान काफी वो करीब रहते हैं जो मतलब एकदम दिल को छू जाते हैं। माफ करना भाई, असुविधा के लिए खेद है, ये गाना जो है मेरा उसमें था, माफ करना भाई असुविधा के लिए खेद है। अच्छा, ये वाला इस फिल्म का था, इस गन वाली दुल्हनिया का था। देन कैंडी ट्विस्ट अभी आई थी आगोश में, ये गाने का टाइटल है आगोश में, उसमें शिवा इंदानी सर ने डायरेक्ट किया था और आदि ईरानी सर, और उसमें एक्टर भी थे, शिवा नंदानी सर भी थे, तो इनको लेके मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके म्यूजिक को डेनेरो एज करके एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने उसका म्यूजिक किया था, तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि ऑब्वियसली आप एक ग्रोइंग प्रोसेस में हैं, एक ग्रोइंग प्रोसेस में जो आपका स्ट्रगल पीरियड भी रहा होगा, तो ऐसे में ऑब्वियसली न्यू कमर्स और जनता भी, ये जो हमारे व्यूअर्स भी हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ये जो स्ट्रगल पीरियड रहता है, तो ऐसे में क्या ऐसी चीजें एक इंसान के पास होनी चाहिए कि देखिए कम से कम के लिए तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि खुद मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ पे आके स्ट्रगल करते हुए, काम करते हुए। स्ट्रगल के साथ साथ मैंने काम भी किया है, क्योंकि हम कह नहीं सकते यहाँ पे कितना टाइम लगेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। बस इधर क्या कोई इंडस्ट्री में कोई मतलब ऐसा फैक्टर चलता है कि आपका रेफरेंस होना जरूरी है, या सही टैलेंट को वो वहाँ पे सराहा जाता है और उठाया जाता है? देखिए मैं तो यही कहूंगी कि आपके अंदर टैलेंट होना जरूरी है। तो ऐसे में आप जाती जिंदगी में क्या कर रही हैं आजकल, मतलब थोड़ा सा मतलब एक उनको भी एक फन मोमेंट मिले या कुछ ऐसा करती हूँ आप? जी, मैं घर पे रह के बहुत सारी बुक्स पढ़ रही हूँ, जिनको पढ़ने का मुझे पहले टाइम नहीं मिलता था, तो मैं उसको पढ़ रही हूँ और नए नए कॉन्सेप्ट जो है सोच रही हूँ, लिख रही हूँ उसके बारे में। आपने नए कॉन्सेप्ट की बात की है, तो एक नए कॉन्सेप्ट से चल रहा है, हाल ही में एक अमिताभ बच्चन की फिल्म जो है बड़े पर्दे, कोरोना के टाइम पे बड़े पर्दे पे जिसे सिनेमा घर कहा जाता है, वहां पे ना रिलीज होकर के ऑनलाइन जो है वो रिलीज होने वाली है, आयुष्मान खुराना के साथ है वो फिल्म। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि ये सिनेमा जगत का जो दौर है वो ज्यादा ये जो ऑनलाइन की तरफ जाने वाला है, एज अ राइटर भी आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो? देखिए ऑनलाइन की तरफ तो ऑलरेडी चला गया है, कुछ तो चला ही गया है, नेटफ्लिक्स वगैरह, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, इस पे है, लेकिन जो एक सिनेमा होता है, जो एक थिएटर में बैठ के कोई भी फिल्म देखने का जो एक मजा है, जो एक वो चीजें फिर से लौट के आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा सब, क्योंकि
मोबाइल की दुनिया में आज का जो सिनेमा है वो सिमट के रह गया है, ऐसा है। बट मैं मानती हूँ कि सिनेमा का दौर फिर से आना चाहिए। क्या लगता है कि बड़ी स्क्रीन पे ये जो एक एहसास है वो बहुत ही अलग होता है देखने का? बिल्कुल बिल्कुल, जो बड़ी स्क्रीन पे देखने का एहसास होता है वही एक्चुअली सिनेमा का एहसास होता है। और मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो अभी के अभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ है, आपके कौन से फेवरेट डायरेक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में और कौन से आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? देखिए मुझे ना ज्यादातर कॉमेडी फिल्में बहुत पसंद है। मैं प्रियदर्शन जी की फिल्में बहुत देखती हूँ, डेविड धवन जी भी हैं और भी बहुत सारे जो दिग्गज डायरेक्टर्स हैं। और एक्टर्स में सर अमिताभ बच्चन जी तो सबके। और न्यू कमर्स में? न्यू कॉमर्स में मैं इस टाइम पे सबसे ज्यादा लाइक कर रही हूँ आयुष्मान खुराना है और सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन, तो ये सब है। बाकी अक्षय कुमार, सलमान खान। आपकी एक कॉमेडी फिल्मों का जब जिक्र हुआ तो कॉमेडी आपका लिखने की ख्वाहिश है? किसी फिल्म, कोई फिल्म आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है आपकी? बिल्कुल, अगर मुझे कोई फिल्म मिली कॉमेडी लिखने के लिए तो मैं जरूर लिखूंगी। तो ये थी हमारे साथ नीतू जी जो कि एक बेहतरीन लिरिक्स राइटर हैं। ये थी गौरव नरूला की रिपोर्ट पॉलिटिकल दाव पेच के लिए मुंबई से।